हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। आज स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है और उनको करेक्टराइज करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज में ली जाती है, कौन कौन सी टर्म्स यूज में ली जाती है, वो बताया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करती है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में बताऊंगी। रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उन्हें उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो निम्न मतलब अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये जो सभी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इन्हें इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर अरेंज किया जाता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप लोग देखिए, जो गामा रेज होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा होती है और जो इनकी एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब जो एनर्जी होती है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि जो वेवलेंथ होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो गामा रेज जो होती है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी साइड पे आप लोग देखोगे जो रेडियो वेव रीजन की जो रेडिएशंस होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि जो एनर्जी और वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लोगों के जो रीजन्स है उनको याद करना है। कभी कभी इनको एग्जाम में आप लोगों को इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। जो बीच में जो रीजन दिया गया है विजिबल रीजन, वो अलग से जो डायग्राम है उसमें बताया गया है। जो विजिबल रीजन होता है ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वह रीजन है जिसे हम जो ह्यूमन आईज होती है वो देख सकती है। विजिबल रीजन्स में 6 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इनकी वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा। अब आप लोग इस डायग्राम में देखकर समझ रहे हो कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। कलर में आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। डार्क कलर का क्या मतलब हुआ कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और लाइट कलर का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जब उनका मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो जो उसकी स्टडी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी पर डिपेंड करता है। को देखिए कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस होती है जैसे यूवी और एक्सरेज, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को जो रीजन्स बताए थे उसमें आप लोग आसानी से देख सकते हो कि जो हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस कौन सी है और लो एनर्जी वाली रेडिएशंस कौन सी है। तो जब हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशंस होती है, यूवी या विजिबल रीजन या एक्सरे रीजन वाली, जब ये किसी मेटर के साथ इंटरेक्शन करती है तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस रीजन की जो रेडिएशंस होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती है। सेकेंड टाइप की जो रेडिएशन होती है जो आईआर रीजन से बिलोंग करती है, अगर ये मेटल के साथ इंटरेक्शन कर रही है तो इनकी जो एनर्जी होती है वो यूवी विजिबल से थोड़ी कम होती है। तो इस टाइप की रेडिएशन से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होने लग जाता है। जो थर्ड टाइप की रेडिएशंस है माइक्रोवेव रेडिएशंस, मतलब जो माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशंस होती है वो उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो इस रीजन की जो रेडिएशंस है अगर वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है या मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो इस टाइप की रेडिएशन से ना तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है और ना ही इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन पॉसिबल है। इस टाइप की रेडिएशन जब मेटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, ओनली मॉलिक्यूल में रोटेशन होगा। रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है रेडिएशन की वो बहुत कम होती है। जो
वो टाइप की रेडिएशंस है अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन की रेडिएशंस, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस रीजन की जो रेडिएशंस होती है उनका किसी मेटल या मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी भी मेटल के ऊपर डाला जाता है तो तीन टाइप के फिनोमेना हो सकते हैं। स्कैटरिंग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन एमिशन हो सकता है, या जेवलॉन्स की प्रोसेस हो सकती है। स्कैटरिंग में क्या होगा? स्कैटरिंग मतलब परकीनन, प्रकाश का परकीनन। जब किसी भी लाइट को मेटल के ऊपर डाला जाता है तो जो लाइट का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाना या प्रसारित हो जाना, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन एमिशन फिनोमेना क्या हुआ? जब लाइट को मेटल के ऊपर डाला जाता है तो हो सकता है कुछ रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाए या कुछ रेडिएशंस एमिट हो जाए, या एब्जॉर्प्शन एमिशन मतलब अवशोषण या उत्सर्जन। तो उस टाइप के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन या एमिशन। या हो सकता है थर्ड टाइप का जो फिनोमेना है उसके अकॉर्डिंग, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मेटल के ऊपर डाला जाता है तो हो सकता है कि उस मेटल में या उस मॉलिक्यूल में उन रेडिएशन से कुछ केमिकल चेंज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेवलॉन्स की प्रोसेस। जो जेवलॉन्स की प्रोसेस है वो आप लोग को जो नेक्स्ट यूनिट है फोटोकेमिस्ट्री, उसके अंदर आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो पूरा चैप्टर है वो जेवलॉन्स की डायग्राम पर ही बेस है। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है मेनली उसमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन टाइप का फिनोमेना होता है, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और मेनली जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का ही होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि मेनली हम दो टाइप के स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो समझते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होता है तो उस एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होगा? वो एक्साइटेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेंगे। उससे एटम अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को वापस गेन करने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे तो कुछ रेडिएशंस को एमिट करेंगे। जब उन इलेक्ट्रॉन के द्वारा एमिट जो रेडिएशंस है या उत्सर्जित जो रेडिएशंस है उन्हें हम डिटेक्टर से होते हुए जब रिकॉर्डर में भेजते हैं तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। और इस टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जब एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा जो एमिट रेडिएशंस होती है या इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एमिट रेडिएशंस होती है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन की हो सकती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो उसके रीजन्स कौन कौन से होते हैं? एक्स-रे रीजन भी हो सकता है, यूवी रीजन, आईआर रीजन या विजिबल रीजन। तो जो उनके द्वारा जो एमिट रेडिएशंस होती है वो किसी भी रीजन की हो सकती है। इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा है उसे हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा। जब व्हाइट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी भी सैंपल या एलिमेंट या कंपाउंड पर डाला जाता है तो उसके द्वारा कुछ सर्टेन अधिकतर जो सर्टेन वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ रेडिएशंस को ही वो अपने अंदर से पास होने देता है। तो उसके द्वारा जो एलिमेंट या सैंपल के द्वारा जो पास की गई रेडिएशंस है उन्हें जब हम डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में भेजते हैं तो जो रेडिएशंस मिसिंग हुई है, जिस वेवलेंथ वाली रेडिएशन मिसिंग हुई है उसका स्पेक्ट्रा हमें मिल जाता है। तो उस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों का डायग्राम दिया गया है, दोनों का इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है। उसको देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। फर्स्ट ऊपर वाला डायग्राम देखिए। जब किसी भी सैंपल पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर क्या होंगे? हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो कुछ रेडिएशंस को एमिट करेंगे। जब उन
उसके द्वारा जो एमिट रेडिएशंस है उसे हम प्रिज्म से पास करवा के जब डिटेक्टर में भेजते हैं तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो सेकंड डायग्राम है नीचे वाला, उसमें देखिए जब एब्जॉर्बिंग जो सैंपल है या किसी भी सैंपल पर जब हम व्हाइट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं तो उसके द्वारा अधिकतर जो रेडिएशंस है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ रेडिएशंस को ही वो अपने अंदर से पास होने देता है। जब उसके द्वारा जो पास की गई रेडिएशंस है, जब उन्हें हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं और डिटेक्टर में भेजते हैं तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों ही दो टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है। इस टाइप का स्पेक्ट्रा हमें तब प्राप्त होता है जब हम व्हाइट लाइट या सनलाइट को किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाओगे तो 7 डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं और ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो लगातार मतलब कंटिन्यूस होते हैं, इनमें किसी भी तरह का बीच में गैप नहीं पाया जाता। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेनबो। जब आप लोग रेनबो देखते हो तब आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनमें कलर्स होते हैं वो लगातार होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता। आप लोग ये नहीं बता सकते हो कि जो रेड कलर है वो कहाँ पर समाप्त हुआ है और येलो कलर कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसको आप लोग देख के आसानी से समझ सकते हो कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यू होता है, मतलब इनमें बीच बीच में गैप्स पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं और ब्रेक्स पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, उसमें बीच बीच में ब्रेक्स पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, बेंड्स पाए जाते हैं। इन ब्रेक्स की साइज के आधार पर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को फिर से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम और सेकेंड है बैंड स्पेक्ट्रम। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ या वेव नंबर वाली हमें लाइंस प्राप्त होती है, जो कि ये किसी भी कंपाउंड की जो एटम्स होते हैं वो वेपर फेज या गैस फेज में होते हैं तो हमें लाइन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इस कारण लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के कारण हमें डिफरेंट लाइंस प्राप्त होती है। इस कारण इसे लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो बैंड स्पेक्ट्रम। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें ग्रुप ऑफ लाइंस प्राप्त होती है। कि जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है वो मॉलिक्यूल के द्वारा प्राप्त होता है और जो मॉलिक्यूल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बैंड स्पेक्ट्रम। इस कारण इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ बैंड और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। अब हम ये देखते हैं कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का ओरिजिन कैसे होता है या मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति कैसे होती है। जब किसी मोलिक्यूल के द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन किया जाता है तो उसके द्वारा मोलिकुलर स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है। मोलिक्यूल के वाइब्रेशन, रोटेशन या उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण हमें मोलिकुलर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। डिफरेंट जो एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जब किसी मॉलिक्यूल पर डाली जाती है तो हमें डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। फर्स्ट स्पेक्ट्रा है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इस टाइप का स्पेक्ट्रा हमें तब प्राप्त होता है जब लोअर एनर्जी या हाई वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती है जो माइक्रोवेव रीजन से बिलोंग करती है, उस टाइप की जब रेडिएशंस को किसी मॉलिक्यूल पर डाला जाता है तो उस मॉलिक्यूल में रोटेशन स्टार्ट हो जाता है या रोटेशन होता है, उस कारण हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और इस स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो 1 से लेके 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रा होता है वो है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इस टाइप का स्पेक्ट्रा हमें तब प्राप्त होता है जब आईआर रीजन की जो रेडिएशंस है उनका एब्जॉर्प्शन किसी मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है तो मॉलिक्यूल में
वाइब्रेशन होता है या वाइब्रेशन जो एनर्जी लेवल्स है उनमें ट्रांजिशन होता है, उसके कारण हमें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो 500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। थर्ड टाइप का जो स्पेक्ट्रा है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा विजिबल रीजन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है या किसी भी मॉलिक्यूल पर जब विजिबल रीजन की रेडिएशंस को डाला जाता है तो उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इस टाइप के स्पेक्ट्रा की जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो 12,500 से लेकर 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। और इस टाइप की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं।